ये बेटा आपका लेसन 2 है केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको हम देखेंगे, कोशिश करेंगे एक शॉट में हमारे सारे फॉर्मूलाज हो जाए। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्या। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए कि एटम दिखता कैसा है। एटम कैसा दिखता है, एटम हमने ले लिया सिंबल एक्स, जिसमें ए है उसका मास नंबर, जेड है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है जिंक का, जिंक के पास जेड है 30 और ए है 65। ठीक है, अब दूसरी बात, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाए, क्या मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आप क्या करोगे, उससे सारी चीजें पता चलती हैं। अब देखते हैं हम पूरा एक एग्जांपल। देखो, हमने केस लिया क्लोरीन का, क्लोरीन, क्लोरीन जिसके पास ये सिंबल है। अब इसके पास Z कितना है 17, और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन भी 17 है, प्रोटॉन भी 17 है, खत्म बात। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास A कितना है, तो वो 35.5। इससे पता चलता है कि इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 35.5 माइनस 17। ठीक है, थोड़ा सा नेट वीक है तो उससे काम चला लेना। ठीक है अब यह आ गया आपका 18, 18.5 मत लिखना, 18 है। ठीक है, तो इससे हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चल गए, और ये पहला वाला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं। दूसरा स्टेप है वेव थ्योरी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव थ्योरी में क्या क्या चीज है। आ जाओ, वेव बनाते हैं हम एक। ये है एक वेव। अब इस चीज पे ध्यान दो, जो मैंने अभी बनाया है ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं। एक है आपका टाइम, एंगल, जिसको हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, दिखाएं 0, 180, 360, खत्म बात। अब 180 का आधा यहाँ पे 90, यहाँ पर भी, यहाँ 270, ठीक, खत्म बात। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि टाइम कैसे चलेगा। यहाँ पर पूरा टाइम टी आएगा 360 पे, 180 पे टाइम कितना आएगा, आधा। फिर कोई आपसे पूछे टी है क्या, ये टी क्या है, टाइम पीरियड। टी क्या है, टाइम पीरियड, क्लियर। और थीटा क्या है, एंगल, जिस एंगल पे वो रोटेट कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 पाई होता है। 2 पाई का मतलब कितना है, 360। ठीक है, ये आप जानते हो ना, ये पाई 2 पाई क्या होता है। अब इसके बाद वो कह रहा है ये कितना होगा, 3/4 टी, और ये कितना होगा, t/4, और वो 0t, खत्म। अब वेव देखो और वेव को समझो। वेव में क्या क्या चीजें आई, ऊपर वाला हाफ आया क्रेस्ट, नीचे वाला हाफ आया ट्रफ, और इनके अंदर चीजें क्या क्या आई, ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। इनमें एक सबसे बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक। ठीक है, ये बीच वाला, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या है, इसका या इसका, इसका नाम है एम्पलीट्यूड। छोटे से दिखा दो।
अब मैं बात कर रहा हूं आपसे इधर के एक्सिस की। बीच वाली लाइन का मतलब है मीन पोजीशन, और जिस एक्सटेंट तक ऊपर जाता है उसे बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशन। नीचे वाली लाइन का नाम है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो आप। अब वेव समझ रहे हो तो थोड़ा सा वेव में आगे बढ़ जाओ। अब बताओ, ये हमने फिजिक्स में देखा है कि नहीं देखा, पेंडुलम? जिसमें हम ये कहते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां हाइट ज्यादा है, ये वो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। यहाँ पर हाइट है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और जब ये इस तरीके से चलता है, मैं ये क्यों बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ी पढ़ा रहे, इसको जो ऊपर ये पेंडुलम है ये ऐसे ऑसिलेट करता है, पहले बताओ हाँ या ना। ऐसे, ये ये ये, अब मैं इसको नीचे चला रहा हूँ, लेकिन मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ग्राफ में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में टाइम और इसका कंपैरिजन। अब देखना, ये जब इधर गया मैक्स अपने पॉइंट पे तो टाइम बढ़ा, फिर ये जब वापस आया फिर टाइम बढ़ा, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे आया, तो ये पूरा बन गया। ये जब ऑसिलेट कर रहा था तब टाइम भी बढ़ रहा था, तो टाइम इस एक्सिस पे बढ़ रहा था, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर और इधर हो रहा था। इधर और उधर होने को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो। बस, कुछ मुश्किल चीज तो नहीं है। तो इसका मतलब जो वेव बनेगी वो आगे पीछे जाएगी, टू एंड फ्रो क्या करेगी। इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें आई। एक, अब मैं जो जो बोलता जाऊं उसको देखते जाओ। एक, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा, टाइम पीरियड, पूरा टाइम जो लगता है पूरा एक चक्कर काटने में। ठीक है, उसके बाद एंगल 2 पाई, ये भी वो पूरा एंगल है जो एक चक्कर काटने में लगता है। तो अगर कोई एक वेव ऐसे चलती है तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना। ये कितना है, ये 2 पाई तो है, ये टाइम पीरियड टी ही तो है। आगे फिर किसी एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करी, ये ज्यादा करी या ये ज्यादा करी, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं। फिर अगर ये एक वेव है तो उसके दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसे वेव लेंथ कहते हैं। दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना है, इसे वेव लेंथ कहते हैं। ठीक 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 है, क्रेस्ट एक ट्रफ काउंट कर सकते हैं इसमें? नहीं 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 नहीं, इसमें हाँ एक क्रेस्ट और एक ट्रफ काउंट कर सकते हैं। देखो मैं बना देता हूँ, लो पूरा वेवलेंथ देख लो आप। यहां से स्टार्ट किया, ये आधे क्रस्ट से स्टार्ट किया और आधे क्रस्ट तक लेकर गए। आधा क्रस्ट, आधा क्रस्ट और पूरा ट्रफ। ठीक है, अच्छा, ये आधे ट्रफ से लेकर गए और यहाँ पर भी आधे ट्रफ तक गया। आधा ट्रफ, आधा ट्रफ, पूरा क्रस्ट। खत्म बात। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब एक वेवलेंथ और इसका मतलब भी एक वेवलेंथ। और अगर किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में मैं ये पूछूं कितनी वेवलेंथ है, तो आप उसको नाम दोगे वेव नंबर का। किसका नाम दोगे, वेव नंबर का। आओ जरा वेव नंबर देखते हैं। देखा, ये और ये, किसमें वेव नंबर ज्यादा है, इसमें वेवलेंथ सबसे छोटी है, इसमें वेवलेंथ सबसे बड़ी है, इसमें। अच्छा, वेव नंबर जो होते हैं ना, वेव नंबर, उसको ऐसे दिखाया जाता है, और वो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है मुझे। तो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, बताओ दिख रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ वेव नंबर 1/लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब कोई पूछे क्यों होता है स्पीड ऑफ लाइट, वो भी फिजिक्स के एक छोटे से फॉर्मूले से आया।
फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा, यहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? पूरी वेवलेंथ चलने में टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड। और वेलोसिटी कितनी है? अगर लाइट की वेलोसिटी तो c, वरना v लिखना भी कोई गलत फॉर्मूला नहीं। c इक्वल्स टू लैम्डा बाय t, c इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन t, और अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 अपॉन t होता है फ्रीक्वेंसी। हाँ ना बोलो, ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए। वेवलेंथ इक्वल्स टू 1 अपॉन t, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल्स टू c। अगर ये दिया हो कि ये लाइट की वेलोसिटी वो भी वैक्यूम में, तो वो होगी 3 इंटू 10 की पावर 8। खत्म कहानी। अब कुछ फॉर्मूलाज आते हैं एनर्जी से रिलेटेड। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तभी तो हमने पढ़ाया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, प्लैंक साहब ने अपना ही नाम लगा दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, उसकी वैल्यू थी 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। फिर यहां से इस फॉर्मूले को देखो, ये जो भी थोड़ी देर पहले बताया था E इक्वल्स टू एच न्यू, उसमें न्यू की जो वैल्यू थी सिर्फ वो पुट करिए c बाय लैम्डा। कहां से आई? वो c बाय लैम्डा इस फॉर्मूले से आई। ठीक, नीचे आ जाओ। फॉर n की अगर मैं बात करूं तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स। ये कहां से आए, कैसे आए, अब उसकी बात करेंगे। ठीक है, E इक्वल टू एन एच न्यू, ये n से मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं किया। जरा ऊपर और नीचे देखो दोनों फॉर्मूलों को क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इस पूरे हिस्से को रीड करो, इसमें कोई नया फॉर्मूला तो नहीं है। अब हम n पार्टिकल्स की बात करने जा रहे हैं। पहले सिस्टम समझते हैं हम कर क्या रहे। हमने एक सरफेस ली, क्या ली? सरफेस। फिर ये पता करा ये सरफेस कैसी है। तो यहां से पता चला जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, और वो एनफ टाइम पे भी हो सकती है। उसको मैं समझा रहा था आपको इस सरफेस पे। कैसी सरफेस है? फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव। अब आपने कहा भैया फोटो सेंसिटिव का क्या मतलब है? फोटो सेंसिटिव का मतलब है, फोटो का मतलब है लाइट पार्टिकल, तो लाइट से सेंसिटिव। अब लाइट से सेंसिटिव का क्या मतलब है? क्या लाइट से ये हरकत में आएगा? हाँ हाँ, ये लाइट से हरकत में आ जाएगा। तो मैंने ऊपर से लाइट भेजी, ये आई लाइट। ठीक है, लाइट कैसी है मुझे ये पता करना। हुआ क्या भाई, यही वाली बात पता चल गई कि लाइट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, अब दीपाली ने सोचा कि आज सबको मार दूंगी टॉर्च से। टॉर्च जलाते हैं ना, क्योंकि लाइट तो उसमें भी होती है। तो ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी के जो जो भी हमारी बॉडी है उसके इलेक्ट्रॉन उससे निकले, ये जरूरी नहीं है। हमें क्या चाहिए? सूटेबल फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए? अब ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी वर्ड आते ही आपके पास सबसे पहली बात क्या आई? क्या कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है? अगर होती है तो उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, यानी कि कोई चीज मिनिमम है। ठीक है, अब हमने बात करी किसकी? आदित्य की, तो आर्यन की। आर्यन जो है वो कह रहा है भाई सूटेबल चीजें मेरे को वही होती है जो महंगी होती है। तो ये अपना इसने एक रेट टैग फिक्स कर दिया उससे ऊपर वाली चीज। तो वो रेट टैग क्या हो गया यहाँ पर आपका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको न्यू नॉट से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको ई नॉट से दिखाते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको लैम्डा नॉट से दिखाते हैं। ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ। बस। अब मैं आपके फिर से वही फॉर्मूले लिख रहा हूं जो पहले लिखे थे, जरा देखना। यही लिखा था E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ई नॉट लगा दूं तो फ्रीक्वेंसी पे भी नॉट लग जाएगा, लैम्डा पे भी नॉट लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको एक और नाम दे रहा हूँ, फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट। कौन है ये फाई नॉट? वर्क फंक्शन। बस। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम क्या है, तो आप कहोगे थ्रेशोल्ड। मिनिमम क्या है? ठीक है, ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है इसको आपको किस में से माइनस करना है? गिवन में से।
गिवन क्या है, जो भी वैल्यू है, जैसे ई, तो अगर आपने ई में से माइनस किया ई नॉट, तो जो आपको मिला वो वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ई क्या है, एच न्यू, ई नॉट क्या है, एच न्यू नॉट, इन दोनों को माइनस किया तो जवाब आया। अगर पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन निकला, अगर नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, अगर जीरो आया तो भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। कोई दिक्कत इस बात से? तीसरी बात, अगर मैं ई इक्वल टू ई और ई नॉट को माइनस ना करूं, ये लिख दूं ई को एच न्यू और एच न्यू नॉट, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बात अब भी वही है। अब मैं इसको एक जगह एक साथ लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। पहला फॉर्मूला, ई माइनस ई नॉट कुछ देगा, क्या देगा, एनर्जी में से एनर्जी माइनस करोगे तो एनर्जी ही मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला आपका लेसन नंबर 2 कहता है फिजिक्स का। वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब जरा ध्यान देना, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी 240 हर्ट्ज, ऐसी लिख रहा हूं मैं हवा में, और थ्रेशोल्ड एनर्जी थी 20 जूल। अब आप या तो फ्रीक्वेंसी से देख लो या एनर्जी से देख लो, दोनों में से किसी से भी देख लो, आपका जवाब आ जाएगा। ऊपर से आने वाली जो फ्रीक्वेंसी थी, यहां से ये जो लाइट आई, वो लाइट थी 200 हर्ट्ज की, तो क्या थ्रेशोल्ड से कम है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर आपने कहा भैया 200 की नहीं थी, 240 की थी पूरी, ये तो इक्वल है अब भी, तो ठीक है भाई 260 की दे दो, अब निकल गया। 260 में से 240 तो यहीं पे वेस्ट हो गया, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से निकल गया। ये 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी क्या, प्रोवाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी। अब इधर आ जाओ, तो फॉर्मूला बना E माइनस ई नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। E को आप लिख सकते हो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है mv², जिसमें ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जनरली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसे कभी कभी मास ऑफ फोटोन भी कह देते हो, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर रहा होता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब E माइनस ई नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², एक फॉर्मूला। H न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब किसी ने कहा मैं तो इस फ्रीक्वेंसी को लैम्डा में लिखूंगा, h c बाय लैम्डा माइनस c बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें से जो फॉर्मूला यूज करना हो आप यूज कर सकते हो। आपको ये दिया जाएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी है, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है, फलाना ढिमकाना है, तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है इनवर्स। कैसा है, आ जाओ अब इसको यहां देखते हैं हमने क्या बातें। ये पूरा पेज दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, एक चीज मैं बोलना भूल गया, वर्क फंक्शन जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। वर्क फंक्शन वो मिनिमम वर्क है जो रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हमें उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। वर्क फंक्शन मिल गया, एनर्जी मिल गई, एच न्यू नॉट एच सी वाई लैम्डा नॉट मिल गया। पूरे पेज को देख लो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। थ्रेशोल्ड वाला काम खत्म, आगे। अब ये काइनेटिक एनर्जी की बात, E माइनस ई नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, सारे फॉर्मूले नीचे लिख रखे हैं, देख लो। अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो काइनेटिक एनर्जी हर हाल में पॉजिटिव होगी, अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है तो नेगेटिव होगी, और बराबर है तो जीरो होगी। पॉजिटिव जब तक नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव में एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है उसको। नेगेटिव बस यहाँ पर थियोरेटिकल दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। आगे, अब इसके बाद बोहर्स मॉडल आता है। पहले जरा हम बोहर्स मॉडल की बात, क्या कहना चाहते थे बोहर साहब? उन्होंने कहा देखो भैया न्यूक्लियस तो हमें दे दिया था, किन्होंने, रदरफोर्ड ने, हम उसी को वैसे का वैसा रखेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते, ठीक है। अब इसके अंदर घूमता कौन है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब यहाँ पर इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। पहले जे जे थॉमसन ने कहा वो रुके हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, बाद में बोहर साहब ने कहा नहीं नहीं वो घूम रहे हैं।
इसमें घूम रहे हैं, ये बताओ आप। इसके नाम सुनो, इसका नाम है शेल, इसका नाम है एनर्जी लेवल, ये शेल, और इसका तीसरा नाम है ऑर्बिट। अब ऑर्बिट की खासियतें सुने, ऑर्बिट 2 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? ऑर्बिट जो होता है वो डिस्क लाइक होता है, एक ही शेप होती है। कैसी? डिस्क लाइक शेप होती है, ठीक है? जैसी खाने की प्लेट होती है ना तुम्हारी, वैसी शेप होती है। ऐसा नहीं है इसकी और शेप्स होती है। दूसरी बात, ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिसमें n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। ऐसी बातें बताई इन्होंने, ठीक है? ऑर्बिट 2 डायमेंशनल स्पेस है, 3D स्पेस नहीं है। बात वो है कि वो ये बात गलत है, बाद में जाके ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, ऑर्बिट क्या है? 2D है। ऑर्बिट डिस्क लाइक है, और ऑर्बिट की शेप हमेशा डिस्क लाइक रहेगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, 2n स्क्वायर रहेंगे। उन्होंने इसको नाम दिया K L M N, और अगर आगे और मिलेंगे तो उसके साथ साथ से नाम लिखते जाना इनके हिसाब से। ऐसा अब 2 में, पहले वाले में 2 और 1, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, और हिसाब लगाया ये 2, 8, 18 एंड 32। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके आए, तो इस हिसाब से अगले में 50 आएंगे। खत्म बात, ठीक है? तो ये इनका सिस्टम था, बना लिए इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने कहा आप जानते हो, अब आप इन बातों से वाकिफ हो। जब ये लेसन नंबर 2 पहली बार पढ़ा था, तब हमने कभी ये नाम नहीं सुने थे, तो थोड़ा सा दिक्कत होती थी। आप जानते हो क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई आदमी भाग रहा है, उसका मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, और उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो भी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। दोनों बातों पर डिपेंड है। इसका मतलब अगर आप चाहते हो रोड पे जो व्हीकल्स दौड़ रहे हैं, उन सब का मोमेंटम एक जैसा सा रहे, वो टक्कर मार के किसी को गिर ना दे, तो आप इस बात का ध्यान रखना किसका मास कैसा है। अच्छा, इसका मतलब ट्रक को कह दिया जाएगा तुम 40 की लिमिट क्रॉस मत करो, तुम्हारा मास बहुत ज्यादा है तो तुम्हारी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो ये मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, ये तब लगता है जब हम सीधा सीधा चल रहे हो, और अगर गोल घूम के चल रहे हो तो कौन सा मोमेंटम लगता है? वही मोमेंटम इसमें लगेगा। क्या हम इसमें गोल घूम के चल रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर काट रहा है। किसके चक्कर काट रहा है? न्यूक्लियस के, ठीक है? अब देखो, अब ये फायदा है, अब हम जब इसको रिपीट कर रहे हैं तो अब हम थोड़ी सी फिजिक्स भी देख रहे हैं, रोटेशन, अभी थोड़ा सा ग्रेविटेशन भी देख रहे हैं। अब L इक्वल्स टू एम वी आर, ये फॉर्मूला बना। अब जो आपने कहा L इक्वल्स टू एम वी आर होता है, L इक्वल्स टू एम वी आर में ये L सॉरी एम वी आर इक्वल आएगा NH अपॉन में 2 पाई। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया ये वाला टॉपिक तो हमारा हो गया, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आ रही है अगली क्लास 12th क्लास में आते ही आपका एक टॉपिक आएगा बोहर मैग्नेटो, मतलब मैग्नेटिक करेक्टर भी बोहर ने बताया था इसका, और फिर वही बात फंस जाएगी एल कौन होता है, ठीक है? आप सबने मोबाइल चलाया होगा, उसमें एक फीचर होता है जायरोस्कोपिक, कुछ लोग गायरो बोलते हैं, वैसे जायरो होता है। जायरोस्कोपिक मतलब हाँ सेंसर होता है, अपना मोबाइल जैसे जैसे टेढ़ा करोगे वैसे वैसे चलेगा। वो जायरोस्कोपिक रेशियो सबसे पहले ही मिली, बोहर ने दी, ठीक है? तो वो था मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में एल, और ये वो एल है। तो याद रखने की जरूरत है कि नहीं, बताओ इस एल की? तो एल इक्वल्स टू एम बी आर इक्वल्स टू एनएच अपॉन में 2 पाई। ये एन क्या है? वही आपका नंबर ऑफ शेल, एच क्या है? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। खत्म कहानी, आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा ये जो एम बी आर एनएच अपॉन में 2 पाई है, ये तो बहुत सारी बातें बता देगा। हाँ बता देगा, क्या क्या? ये वेलोसिटी दे देगा मेरे को, ठीक है? ये मुझे रेडियस दे देगा किसी nth ऑर्बिट की, और इन सब चीजों को मैं लगाता जाऊंगा और काम बनता जाएगा, ठीक? लेकिन बोहर की एक कमी थी, इसने सिर्फ एक ही के बारे में बताया, हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का मतलब है मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के बारे में बताया, और बताने भूल गया। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी इसके फॉर्मूलाज थे उनको n या n के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सबके लिए बना। देखते हैं हम वो क्या फॉर्मूलाज है। आ जाओ। पहला, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू पी आर, और P का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम, यानी कि एम वी आर। खत्म बात। दूसरा, L इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई। तीसरा, R यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर। चौथा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन V इज इक्वल्स टू C by 137, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन n स्क्वायर, n है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल। अगला है nth
शेल की एनर्जी वो है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में n स्क्वायर। इसका मतलब अगर किसी nth शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो किस एनर्जी से घूम रहा है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ये बना आपका कितना? अब ये एक यूनिट है, ये बच्चे कई बार कहते हैं हमें कन्वर्जन नहीं आता 1 जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ठीक है भाई, करते हैं। क्या आप ये लिख सकते हो? 1 जूल को ये लिख सकते हो कूलम वोल्ट, या तो यहां से बदल लो। अगर तुमको भैया ये बदलने में दिक्कत आती है तो साइड में से बदल लो। आप जानते हो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और कूलम और वोल्ट मल्टीप्लाई करने पे आपका जूल ही आता है। ये किसने बताया था? ये हमने पिछले साल 10th में पढ़ा था। वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, उससे आया है। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 ईवी। 1 जूल मत लिखो, देखो 1 ईवी कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। ये तो वैल्यू है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? किसके साथ? ये कौन है? ये जूल है। तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और हमारा काम हो गया। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया आपकी यूनिट कन्वर्टर। अब वो कहता है चेंज इन एनर्जी कितनी है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल कैसे करोगे? आ जाओ, हमारी एनर्जी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में n स्क्वायर। अगर ये इनिशियल है तो ये इनिशियल है, और अगर ये फाइनल है तो ये फाइनल। बस ये नेगेटिव है वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यू नेगेटिव क्यों है? माना जाता है आर्बिट्रेरीली जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा था न्यूक्लियस के, तो किसी वक्त उसकी एनर्जी जीरो थी। ठीक है, सिस्टम को अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो तो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं होने देना न्यूक्लियस की तरफ, वरना सिस्टम खराब हो जाएगा। कौन है सिस्टम? एटम। तो एटम क्या करता है? वो कहता है मैं अपनी एनर्जी बर्बाद करूंगा जिससे ये हरकत ना हो। कौन अपनी एनर्जी लगा रहा है? एटम। तो एटम जब अपनी एनर्जी लगाता है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है, तो पहले उसकी एनर्जी कितनी थी? जीरो। और जीरो वाला अपनी और एनर्जी इन्वेस्ट करेगा तो उसकी कितनी हो जाएगी? नेगेटिव। ये इसकी कहानी है। तो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी आई आपकी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है भाई, अब फाइनल कितनी है और इनिशियल कितनी है? -2.18 तो आप कॉमन ले लो, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, और कहानी खत्म। ये है आपकी चेंज इन एनर्जी। अच्छा, आ जाओ, अब बारी आती है स्पेक्ट्रम की। इसके बाद बात हुई लाइट के स्पेक्ट्रम की। पहले तो मैं आपको एक वर्ड बता दूं, ये वर्ड क्या है? स्पेक्ट्रम, इसका मतलब है अरेंजमेंट, एरे या फैशन। फैशन का मतलब भी अरेंजमेंट होता है, तुम्हारे वाला फैशन। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में हम किसको अरेंज करेंगे? फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ, अगर हम एक ग्राफ बनाए, कोई अरेंजमेंट बनाए, तो इस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। पहली बात खत्म। अब हमारे पास सारे स्पेक्ट्रम नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में अलग अलग नंबर पे हमने लाइन सेट करी। उससे हमें पता चला कि इनके n1 की वैल्यू बदलने पर ये अलग अलग वेवलेंथ एब्जॉर्ब और एमिट करते हैं। अगर सबका n1 1 है तो ये लाइमन है। 1 वाले, 2 वाले बने बाल्मर, 3 वाले पास्चन सीरीज, 4 वाले ब्रैकेट, और लास्ट टीपमन। इसके बाद हेम्फ्री भी आती है, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं। अब n2 कितना हो सकता है? n2 होता है 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6। फिर बाल्मर के लिए 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6,
फिर पास्ट टेंस के लिए 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, फिर 4 से 5, 4 से 6। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ लाइंस दिखाई दे रही है आपको लाइमन में, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक सिस्टम बना, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है इसको। अब हम इसके फॉर्मूलाज के पास आ रहे हैं, देखो। अच्छा एक चीज और, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रेडबर्ग ने एक इक्वेशन दी, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेव लेंथ इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन एन 1 का स्क्वायर, यानी कि एन इनिशियल 1 अपॉन एन 2 का स्क्वायर। आई कहां से, ये इसी फॉर्मूले से आई है। तो फिर इसमें फाइनल और इनिशियल उल्टा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मैंने माइनस जो था वो कॉमन ले लिया। क्या, माइनस कॉमन ले लिया। हाँ ना बोल, खत्म कहानी। ठीक है, वापस आ जाओ। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वेव नंबर इक्वल्स टू आर 1 अपॉन एन 1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 की स्क्वायर, और वहां पे आर क्या है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। आर क्या है, ये इक्वेशन क्या है, रेडबर्ग्स इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तो हमने बात करी आपसे किस चीज की, वेव से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, अब इस पे देखना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, कोई फॉर्मूला है इसका, बोलो। एन, एन माइनस 1/2, ये तो वो है जब आपको एक ही एन दिया हो, जैसे 6 लाइन है तो वो शुरू से ले लेता है। ठीक है, अब एक आता है एन फाइनल माइनस एन इनिशियल। ठीक है, मल्टीप्लाई में एन फाइनल प्लस एन इनिशियल माइनस 1/2। अगर दो वैल्यू दी नंबर ऑफ लाइंस की, ये वाला आपका शायद एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15 उसमें सीधा लग जाता है। उसमें वो कहता है आप ये बताओ नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी अगर एन 6 हो, इसका मतलब उसने एक ही एन दिया, उसने ये नहीं कहा एन इनिशियल ये हो एन फाइनल ये हो। अच्छा एन इनिशियल क्या होगा, एन इनिशियल आपका डिसाइड करेंगे सीरीज, बाल्मर सीरीज के लिए एन इनिशियल होगा 2, पास्टन सीरीज के लिए 3, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो नंबर ऑफ लाइंस के दोनों फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेव थ्योरी से रिलेटेड बातें तो हो जाती हैं समाप्त। ठीक, खत्म बात। अब इसके बाद नंबर ऑफ लाइन वो टोटल होंगी ना। हाँ, वो नंबर ऑफ लाइन टोटल होगी। एक बार यहाँ तक देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बात और ध्यान दे लो बेटा, अगर आपको ये फॉर्मूला दिया है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको ये जो फॉर्मूला दिया है इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, देखो कौन सा फॉर्मूला, देखना जरा। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन एन 1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन 2 की स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगाना है आपको, तो आप लगाओगे कैसे, अगर आपको n1 और n2 शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के लिए दिया जाए तो देखो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n2 इनफाइनाइट होता है, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n2 इनफाइनाइट होता है, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n2 n1 प्लस 1 होता है। खत्म बात, बात सुनो दोबारा से, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n2 इनफाइनाइट होता है, n1 क्या होगा वो तो बताएगा ना, बाल्मर सीरीज है, पास्टन सीरीज है, कौन सी सीरीज, और फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n2 n1 प्लस 1 होता है, फॉर लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी n2 n1 प्लस 1 होता है, और फॉर शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी n2 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 17 यही कहता है बाल्मर सीरीज है जिसका n1 दे रखा है आपको 2, n2 दे रखा है, और n2 इनफाइनाइट कैसे पता चला, क्योंकि उसने कह दिया है वहां पर कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ है, फिर ये वेव नंबर का फॉर्मूला लगाओ 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की स्क्वायर, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई इसकी भी, आगे देखते हैं और कोई पॉइंट रह गया होता। इसके बाद बारी आती है बेटा क्वांटम नंबर की, उसकी पूरी वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ शेप्स की, शेप्स ऑफ
ऑर्बिटल। अब जरा ध्यान दो, एक है s, इसकी स्फेरिकल शेप, कैसी शेप है जल्दी बोलो, स्फेरिकल। अब स्फेरिकल शेप में आपको मिलते हैं नोड, ये जो आता है ये बीच में, ये नोड होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और शेप, तो ये आपका 2s हो गया, क्या हो गया, तो वो कह रहा है अंदर वाला क्या है, एक शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन है घूम रहे, बाहर वाले में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और ये नोड है, ये कौन है आपका नोड। तो वहां पर वो कहता है नोड कितने हुए, तो मैंने कहा भैया n-1, खत्म कहानी। अच्छा अगर n5 है तो नोड 4 है, ठीक। अब बारी आती है दो तीन चीजों की, एक नोडल प्लेन, एंगुलर नोड और नोड, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ नोडल प्लेन का कोई फॉर्मूला आपको पता है, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड और नोड्स, रेडियल नोड्स, हाँ देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स को तो नोड्स कह दिया हमने, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, और वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने जो अभी ऊपर बताए थे n-1, खत्म कहानी। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ठीक है। और एंगुलर नोड कितने, एंगुलर नोड होते हैं l, ठीक है। अब नोडल प्लेन बोल लो या रेडियल नोड बोल लो, रेडियल नोड वो कितने हैं n-l-1। अब मेरी बात सुनो, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, देखना ये जो रेडियल नोड है इसमें अगर आप एंगुलर नोड को ऐड करते हो तो ही तो आते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स, समझ रहे हो। अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, ठीक है, ठीक है, खत्म कहानी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सब शेल है ना, एल यहाँ पर आपका सब शेल है, एजीम्यूथुअल नंबर है, जो मर्जी बोल लो इसको, और यही आपका एंगुलर नोड है। इसके बाद बारी आती है डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने ड्यूअल नेचर बताया, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। सबसे पहले इसने एक्सप्लेन क्या किया, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल का मतलब समझते हो आप, दो नेचर, कितने नेचर, वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर, बस। अब यहां पर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में p, p है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है लैम्डा, ठीक। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में p, लैम्डा इक्वल्स टू, ठीक है। p क्या है आपका, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है आपका mv, ये आप जानते हो पहले से, अच्छा। अब बारी आती है डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में p की हमने इक्वेशन का इस्तेमाल किया। जनरली मास दिया जाएगा, वेलोसिटी दी जाएगी, वेवलेंथ मांग ली जाएगी, या वेवलेंथ दे दी जाएगी, वेलोसिटी लाइट की होगी और मास पूछ लिया जाएगा, ठीक। इसकी एक दिक्कत है, ये इस h की वजह से बहुत छोटी रेंज की होती है तो प्रैक्टिकली यूज में नहीं आती, इसे कहते हैं हम, इसकी प्रैक्टिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली इसकी एक सिग्निफिकेंस है। वेवलेंथ बताती है वेव नेचर और p बताता है पार्टिकल नेचर, मतलब ये ड्यूअल नेचर समझाता है, क्या समझाता है ये। आगे हेजनबर्ग प्रिंसिपल, हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ये कहता है चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई, ठीक है। अब डेल्टा x इंटू डेल्टा p
इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई। लेकिन आप मोमेंटम को खोल सकते हो मास इनटू वेलोसिटी में। तो यहां से चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई m। ठीक है, न्यूमेरिकल में इस इनइक्वालिटी को हटा देना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू मत लिखना। अब वो कहता है अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये और ये दोनों की वैल्यू वेरिएबल है या एरर है, तो ऐसा हो सकता है मान लो ये 5 हो, ये 20 हो, ये 100 हो। अगर आप 5 की वैल्यू को कम करके 1 करोगे तो 20 की वैल्यू को बढ़ा के 100 करना पड़ेगा। तो एक की वैल्यू में एक्यूरेसी ढूंढने जाओगे तो दूसरे की वैल्यू की एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू की एक्यूरेसी पकड़ी, दूसरी खराब हो गई, दूसरे की वैल्यू की एक्यूरेसी पकड़ी तो पहले की खराब हो गई। तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है कि मैं चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम किसी पार्टिकल की पता लगा लूं साइमल्टेनियसली। कैसे? साथ साथ। ठीक है,